नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अकबर के बारे में जाना था, अकबर की प्रारंभिक जीवन और इसके अलावे उनका जो शासन चल रहा था बैरम खां के अधीन, इसके अलावा पर्दासीन शासन या पेटीकोट शासन या हरम दल के अधीन जो उनका शासन चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और इसके बाद हम लोगों ने उनके अधीन जो छोटे मोटे युद्ध हुए थे और कुछ बड़े युद्ध हुए थे। बड़े युद्धों में पानीपत का दूसरा युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के पहले भी कुछ और युद्ध हुए थे जिसके बारे में आज हम लोग जानते हैं और वहाँ से हम लोग आगे फिर देखेंगे कि कौन कौन सा युद्ध उन्होंने प्रमुख रूप से लड़े। तो हल्दी घाटी के युद्ध के पहले 1569 ईस्वी में उन्होंने रणथंभौर के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा था अकबर ने, और यह जो युद्ध लड़ा गया था वह सूरजमन राय के विरुद्ध लड़ा गया था। सूरजमन राय, जिसे सूरजन हाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने जो है उसके सेनापति जो थे, अकबर के सेनापति भगवान सिंह और मान सिंह, उनके कहने पर ये जो है सूरजन राय ने या सूरजन हाड़ा ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें जो है सेना में शामिल कर लिया, अकबर की सेना में उसे शामिल कर लिया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रणथंभौर का युद्ध जो 1569 ईस्वी में हुआ था, उसमें अकबर के सेनापति जो होते हैं, जिनके निर्देशन में मान सिंह और राजा मान सिंह और भगवान सिंह और मान सिंह के नेतृत्व में जो युद्ध होता है उसमें अकबर की विजय होती है। आगे पुनः 1569 ईस्वी में ही कालिंजर का युद्ध हुआ था। कालिंजर का युद्ध अकबर ने इस युद्ध में मजनू खां काकसा के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था और वहाँ पर कालिंजर में सेना भेजी गई थी। इन्हीं के मजनू खां काकसा के नेतृत्व में अकबर ने वहाँ सेना भेजी, जहाँ के शासक रामचंद्र थे, और वहाँ के शासक रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया और मजनू खां काकसा जो वहाँ थे, जिनके नेतृत्व में वहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, उन्हीं को कालिंजर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1569 में रणथंभौर और कालिंजर दो जगह का युद्ध लड़ा गया था। दोनों में उनकी विजय हुई, अकबर की विजय हुई इसमें। अब आइए हम लोग देखते हैं 1569 के बाद 1570 ईस्वी में पुनः अकबर जो है वह नागौर गया था। नागौर, जिसके पास जोधपुर के राजा मालदेव जो थे, जोधपुर के राजा मालदेव, वो अपने पुत्र समेत उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए थे। और इसी समय बीकानेर के भी राजा वहाँ उपस्थित होते हैं, जिनका नाम कल्याण मल था। उन्होंने पुनः अपनी पुत्री से राजा अकबर, सम्राट अकबर का विवाह किया था और उनकी अधीनता स्वीकार की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह राजा का ये जो है यह अकबर का चौथा विवाह था। 9 वर्ष की उम्र में रुकिया बेगम, अपने चाचा की बेटी से ही उनकी शादी हुई थी। दूसरा जो विवाह हुआ था वह बैरम खां की पत्नी के साथ उनका विवाह हुआ था, और उनकी पत्नी का नाम था, जिनसे विवाह किया गया था, उनका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से दूसरा विवाह होता है, और तीसरा जो विवाह हुआ था वह राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से हुआ था। और ये चौथा विवाह हम लोग देखते हैं कि उनका चौथा विवाह जो होता है वह बीकानेर के राजा कल्याणमल की पुत्री के साथ उनका विवाह होता है, और वो उनकी अकबर की अधीनता भी स्वीकार करते हैं। अब आइए 1570 ईस्वी में ही पुनः जैसलमेर के राजा हरि राय ने भी अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था और उनकी अधीनता स्वीकार की थी। इस प्रकार से ये 5वां विवाह उनका था पुनः
1570 ईस्वी में जैसलमेर के राजा हरि राय ने भी अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजपूत शासकों के कन्याओं के साथ भी उनका वैवाहिक संबंध था और इस प्रकार से उनका साम्राज्य जो है, उनके अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनका साम्राज्य जो है विस्तार होते जा रहा था। पुनः 1570 के बाद पुनः 1572 ईस्वी में उनका गुजरात अभियान होता है और गुजरात अभियान में मुजफ्फर शाह तृतीय जो है बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो यह 1572 में उनका गुजरात अभियान, जहाँ के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय बिना युद्ध के ही उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और यही समय है जो गुजरात इस युद्ध में गुजरात ने सर्वप्रथम जो है समुद्र को देखा था और इस विजय के बाद बैरम खां के जो पुत्र होते हैं अब्दुल रहीम, जिनकी शिक्षा दीक्षा भी अकबर ने अपने यहाँ करवाई थी और उनके बाद में नवरत्न में भी शामिल होते हैं, तो उनके पुत्र खान ए खान की उपाधि उनको प्रदान की गई थी। अब्दुल रहीम को खान ए खान की उपाधि दी गई थी, जिनकी विधवा माँ से सलीमा बेगम से जो है अकबर ने विवाह किया था, जो बैरम खां की पत्नी थी, विधवा थी। तो अब्दुल रहीम को इस युद्ध के बाद, गुजरात विजय के बाद जो है खान ए खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही टोडरमल जो हैं वो अपना प्रथम भूमि बंदोबस्त जो है गुजरात से प्रारंभ करते हैं और 1572 के बाद पुनः 1575 ईस्वी में अकबर ने बिहार को भी मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसके अलावा 1576 ईस्वी में पुनः उनका वो बिहार से आगे बंगाल की ओर बढ़ते हैं और बंगाल भी उनके मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था 1576 ईस्वी में। पुनः 1576 ईस्वी में जो है उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और अकबर ने 1576 ईस्वी में राजा मान सिंह को सेनापति, आशफ खां को उप सेनापति एवं मीर बख्शी को सेना अध्यक्ष बनाया था और अजमेर में सेना का अस्थायी मुख्यालय उन्होंने बनाया था। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कल की कक्षाओं में कि अकबर और महाराणा प्रताप के जो बीच युद्ध हुआ था वह हल्दी घाटी का युद्ध भी 1576 ईस्वी में ही हुआ था। तो उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पिछले दिन जाना था। संक्षिप्त रूप से आज जानेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आज चर्चा इसके बारे में हम नहीं करेंगे। संक्षिप्त के रूप से इसके बारे में हम जानेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो यह जो युद्ध था 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यह जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी, उसमें अकबर जो है स्वयं नहीं गए थे। अकबर ने इस युद्ध में हल्दी की घाटी, जो इतना महत्वपूर्ण युद्ध था, इसमें स्वयं उन्होंने भाग नहीं लिया था, बल्कि राजा मान सिंह जो सेनापति थे वो एवं आशफ खां इसका नेतृत्व कर रहे थे। मेवाड़ अभियान के लिए गए हुए थे, जिसकी राजधानी जो थी कुंभलगढ़ थी, जहाँ के राजा महाराणा प्रताप थे। तो ये जो है अकबर खुद न जाकर राजा मान सिंह और आशफ खां को इस युद्ध के नेतृत्व के लिए उन लोगों को भेजा था। और ये जो युद्ध था हल्दी घाटी का इतना महत्वपूर्ण युद्ध, यह युद्ध कई दिनों तक नहीं बल्कि महज 1 दिन और 4 घंटे का यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में हम जानते हैं कि उसमें जो है महाराणा प्रताप की हार हुई थी और महाराणा प्रताप की हार हुई थी इस युद्ध में और वो जंगलों की ओर बाहर चले गए थे। घायल अवस्था में वो अरावली की पहाड़ी के श्रेणियों में चले गए थे, शरण ले लिए थे, जहाँ पे भील जनजाति के लोगों ने उनको मदद किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हल्दी की घाटी में युद्ध जो है वो उसमें अकबर की सेना जो है विजयी होते हैं
और इस युद्ध में हल्दी घाटी का प्रमुख युद्ध जो था उसमें जो महाराणा प्रताप थे उनके सेनापति जो थे अफ़गानिस्तान का हातिम सूर था। हातिम सूर उनके सेनापति थे। और इस युद्ध का आंखों देखा हाल बंदायूनी की पुस्तक मुंतखाब तवारीख में मिलती है। मुंतखाब तवारीख में मिलती है। इसका विवरण जो है हल्दी घाटी का आंखों देखा विवरण इस पुस्तक में भी दिया गया है। तो 1576 का महत्वपूर्ण हमने हल्दी घाटी के बारे में जाना। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि और भी कौन से प्रमुख युद्ध अकबर के द्वारा लड़े गए अथवा और कौन कौन से शासक थे, साम्राज्य थे जो उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो 1581 ईस्वी में उन्होंने मानसी के नेतृत्व में काबुल एक सेना भेजी थी और वहाँ के शासक जो थे हाकिम मिर्जा थे और उनको हराया गया। हाकिम मिर्जा को मानसी के नेतृत्व में काबुल में हराया गया और उनकी बहन जो थी बख्तू निसा बेगम वहाँ पर उनको उसका वहाँ का काबुल का साम्राज्य बनाया गया। और इसी अभियान में जो है अकबर ने सिंधु नदी के किनारे सिंध सागर नामक एक किले का भी निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार 1581 का काबुल अभियान भी उनका जो है वो सफल रहता है। पुनः इसके बाद 1586 ईस्वी में कश्मीर के विरुद्ध उनका अभियान चलता है और पुनः यहाँ पर वो खुद नहीं जाकर भगवान दास और कासिम खान को कश्मीर के लिए भेजते हैं, जहाँ के शासक यूसुफ याकूब खान थे और वहाँ भी कश्मीर पर भी विजय हासिल कर ली जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक एक कर अकबर जितने भी युद्ध लड़ रहे हैं सारे में उनकी विजय होती है। और यह भी एक हम देखते हैं अन्य जो मुग़ल शासक थे उनके अपेक्षा अकबर जो देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से वो कई युद्धों में नहीं जाते हैं बल्कि उनका सेनापति या किन्हीं को वो इस अभियान के लिए भेजते हैं, फिर भी उनके अकबर के बिना भी उनका सारा अभियान जो है सफल रहता है। पुनः 1591 ईस्वी या 1593 ईस्वी में सिंध पर उनके द्वारा आक्रमण होती है। कई पुस्तकों में 1591 और कई पुस्तकों में 1593 दिया गया है, इसलिए 1591 या 1593 का हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सिंध का आक्रमण अकबर के द्वारा होता है, अकबर के द्वारा होता है और उनके अब्दुल रहीम जो खाना का उपाधि जिनको दिया गया था वो वहाँ के शासक मिर्जा जानी बेग के विरुद्ध वहाँ पर युद्ध लड़ते हैं और उनको अभियान के लिए भेजा जाता है और वहाँ के शासक भी मुग़ल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1591 या 93 ईस्वी में जो लड़ा गया सिंध का आक्रमण भी होता है, वह भी उसमें भी अकबर जो है विजयी होता है और वो उस वहाँ के शासक भी उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। पुनः इसके बाद 1592 ईस्वी में उड़ीसा की ओर उनकी सेना बढ़ती है, जिसका नेतृत्व मान सिंह करते हैं और वहाँ का शासक जो थे निसार खान थे, वह उड़ीसा के शासक, और वो भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहार, बंगाल और जो भारत का अभी वर्तमान भारत है उसके सीमावर्ती क्षेत्र भी जो हैं कंधार, सिंध और ये सब सारे क्षेत्र एक एक करके धीरे धीरे अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और इनका साम्राज्य जो है लगभग पूरे भारत में इधर उत्तर और पूर्व भारत की ओर इनका जो साम्राज्य जो है विस्तार होते चला जाता है। 1595 ईस्वी में पुनः वो बलूचिस्तान में मीर मासूम के नेतृत्व में भेजते हैं अपनी सेना और पन्नी अफ़गान शासक जो है वहाँ पर आसानी से उन पर विजय हासिल कर ली जाती है। तो 1595 ईस्वी में भी बलूचिस्तान के भी युद्ध में उनको विजय हासिल होती है। पुनः 1595 ईस्वी में ही कंधार में उनके द्वारा सेना भेजी जाती है और यह जो अभियान चलाया जाता है कंधार में वह पुनः अब्दुल रहीम खाना के द्वारा होता है और कंधार के नरेश जो उस समय थे मुजफ्फर हुसैन थे और उनके विरुद्ध सैनिक अभियान चलता है
और अकबर ने वहाँ पर शाह बेग को वहाँ का प्रशासक नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार कंधार में भी उनकी विजय होती है 1595 ईस्वी में। पुनः 1599 ईस्वी में दौलताबाद, जहाँ की शासक चांद बीबी थी, वह भी मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। तो दौलताबाद भी मुग़ल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। उसके बाद पुनः 1600 ईस्वी में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है, जहाँ के शासक बहादुर शाह और चांद बीबी के हाथों में थी। तो अहमदनगर भी 1600 ईस्वी में ये जो है मुग़ल साम्राज्य के अधीन आ जाता है। पुनः असीरगढ़ का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है, और ये अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ के विरुद्ध, और जहाँ के शासक मीर बहादुर थे। तो इस युद्ध में भी उनको, असीरगढ़ के भी युद्ध में भी उनको विजय हासिल होती है, उनको विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा वो दक्षिण और जो गुजरात में उनकी विजय जो होती है, इसी के उपलक्ष्य में वो दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में वो जो हैं दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अकबर जो है एक से एक युद्ध लड़ते हैं। उनका युद्ध जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हो या मेवाड़ का युद्ध हो या अलग अलग कई राजाओं के विरुद्ध, बंगाल, बिहार, कांधार, सिंध एवं कई अनेक हिंदू राजपूत राजा भी धीरे धीरे उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, और कई राजपूत शासकों के द्वारा अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनके साथ किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और उनका असीरगढ़ का जो मध्य प्रदेश का अंतिम अभियान होता है, और वहाँ पर भी वो विजयी हासिल होते हैं। इस प्रकार हमने आज देखा कि किस प्रकार से अकबर एक से एक युद्ध लड़ते हैं, और उनका साम्राज्य जो है दक्षिण भारत और इसके अलावा पूर्व भारत, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा गुजरात, राजस्थान और हर एक प्रदेश में उनका साम्राज्य जो है धीरे धीरे विस्तार होता है। अगली कक्षा में हम इनकी अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में जानेंगे, और पुनः उसके बाद हम लोग अकबर की एक महत्वपूर्ण जो नीति थी राजपूत नीति, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।